बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक आप स्टडी है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स के द ब्रीथिंग प्रोसेस एज वेल एज द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी सिंपल अंदाज में रिस्पायरेशन यही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है रिस्पायरेशन? डेफिनेशन मीन्स कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिस्पायरेशन, यानी खुराक की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एनर्जी ही होगी, और वही एनर्जी सेल अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेल डिवीजन हो सकता है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती है। इसी तरह अगर हम इसको दूसरे अंदाज में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रिस्पायरेशन। अगर खुराक की ऑक्सीडेशन की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज की, तो वो प्रोडक्ट में दे देता है अबाउट 36 ATPs। तो यही 36 ATPs सेलुलर फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसी को कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। नाउ अगर हम देख लें कि सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसके अंदर दो जगह मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक जगह साइटोप्लाज्म है, जबकि दूसरी जगह यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आमतौर पर काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन होते हैं। एक को कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जबकि दूसरे को कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ये है कि जो ऑक्सीजन के बगैर होता है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब अगर हम यहाँ पर सेल देख लें, जहाँ पर मैंने दो स्टेप्स रखे हुए हैं, एक साइटोप्लाज्म में होता है जबकि दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जो स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है उसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन जो स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब ये दो जगह हैं, एक साइटोप्लाज्म है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म जो जगह है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए मौजू है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो जगह है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ पर ऑक्सीजन जाता है। सेल ने ऑक्सीजन टेकअप कर दिया, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म से होते हुए सीधा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलता है। फंक्शन उसका वहीं पर होगा। तो कहाँ पर ये फंक्शन कर लेता है? ये खुराक की ऑक्सीडेशन कर लेता है और क्रेब्स साइकिल के अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिस्पायरेशन के काइंड्स। रिस्पायरेशन के काइंड्स कौन से हैं, यानी काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन की बुनियाद पर बेसिकली दो किस्म के रिस्पायरेशन कंसिडर किए जाते हैं। एक को कहा जाता है एक्सटर्नल, जबकि दूसरे को कहा जाता है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम अगर ये कहें कि ये ब्रीथिंग है तो ये गलत नहीं होगा। ब्रीथिंग से मुराद ये है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज द ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ये ब्रीथिंग प्रोसेस हो गया। जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन ये है कि जो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पायरेशन है, जो सेल के अंदर होता है, उसको कहा जाता है द इंटरनल रिस्पायरेशन। उसके बाद है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेशन जब हम पढ़ते हैं, यानी उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उससे पहले ज़रूरी है कि हम उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पढ़ें जहाँ पर रिस्पायरेशन हो सकता हो। इसी तरह प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स में रिस्पायरेशन हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं या और उसकी क्या अहमियत है? तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में मौजूद है, एक है लंग्स, दूसरा है स्किन, तीसरे हैं गिल्स। तो स्किन पर जो रिस्पायरेशन होता है उसको कहा जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, और इसकी जो मिसाल है वो फ्रॉग में हम देख सकते हैं। इसी तरह लंग्स पर जो रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है, और इसकी मिसाल ह्यूमन है। इसी तरह गिल्स पर जो रिस्पायरेशन है वो मोस्टली फिशेस में पाया जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सी जगह को कहा जाता है? द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज द रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी वो एरिया जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज बहुत आसानी के साथ हो सकता हो, तो उसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी सरफेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? कौन सी जगह को रिस्पायरेटरी सरफेस कहा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह जहाँ पर कई कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएँ। फॉर एग्जांपल वो जगह परमिएबल हो, जहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता हो, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो सकता हो, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकता हो, जो परमिएबल हो हर चीज़ के लिए, तो वो जगह जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस ही हो सकता है। इसी तरह वो सरफेस जो है वो थिन हो, यानी थिन सरफेस एरिया, उसकी अगर थिननेस
का वैल्यू देखा जाए तो तकरीबन 1 मिलीमीटर या उससे कम उसकी जो है वो साइज़ हो, तो फिर उस पर जो है वो एक कॉमन या स्टीप डिफ्यूजन मुमकिन है। इसी तरह लार्ज सरफेस एरिया, जितनी जगह ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा। इसी तरह गुड ब्लड सप्लाई, जहाँ पर सप्लाई ऑफ द ब्लड ज़्यादा हो, इससे मुराद ये है कि ब्लड चूँकि ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ्यूजन मुमकिन है। इसी तरह गुड सप्लाई के बारे में अभी मैंने कह दिया कि जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग से ज़्यादा रिस्पायरेशन हो सकता है। इसी तरह गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म फॉर स्टीप डिफ्यूजन, बहुत अच्छे डिफ्यूजन के लिए गुड वेंटिलेशन का होना भी ज़रूरी है। इसी तरह रिच ऑफ द रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, रिस्पायरेटरी पिगमेंट से मुराद हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, इस तरह के ये तमाम पिगमेंट्स ये चूँकि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसी वजह से जितने ज़्यादा किसी सेल के अंदर ये मौजूद हो तो यकीनन वहाँ पर बहुत अच्छा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन हो सकता है। इसी तरह पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स बेसिकली ये कुछ केमिकल्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, फास्फोलिपिड्स के नाम से प्रोटीन्स भी ये हो सकते हैं। ये क्यों सर्फेक्टेंट्स क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का सरफेस टेंशन जो है वो कम कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि एक बीकर में यहाँ पर पानी मौजूद है, उसके मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर मौजूद है, उस मॉलिक्यूल्स में अनइक्वल अट्रैक्शन मौजूद है उस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेफ़्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी और डाउनवर्ड भी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक सरफेस क्रिएट होता है उसके सरफेस पर, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर इस रिस्पायरेटरी सरफेस में ये क्वालिटी है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हो इन द फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट्स, तो फिर हम कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने रिस्पायरेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज़ पढ़े। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। टेक केयर।